अब ये टेस्टिंग की कहानी कैसे आई? व्हेन एंड हाउ यू डिसाइडेड दैट यू शुड गो फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? आप डेवऑप्स में जा सकते थे, आप कहीं और भी जा सकते थे। कितना आपने 4 साल उस कंपनी में बिताया, तो 4 लाख पैकेज आपका लगा था, तो फिर 4 साल बाद कहाँ तक पहुंचे? मेहनत मैंने बहुत जी तोड़ 6 महीने जो मेहनत किया, मतलब क्या हो गया कि उस टाइम थर्ड वेव का लॉकडाउन लगा था, तो वो लॉकडाउन जो था बहुत मस्त तरह मेहनत की। मतलब तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने फेस किया था कि अगर आपको क्लाइंट से नेगोशिएट करना पड़े, इफ़ योर टोटल 100 टेस्ट केस हैं, समझ लो 100% टेस्ट कवरेज करना है और आपने 70 तक ही किया और 30% बाकी है, तो उस टाइम पे और डेडलाइन आ चुकी है, रिलीज का डेट तैयार है, रिलीज करना है करके, तो उस टाइम पे कैसे नेगोशिएट करोगे? हाउ विल यू डिफेंड योरसेल्फ? चाहे वो ग्रुप बाय क्लॉज हो गया, हैविंग क्लॉज हो गया, इसके ऊपर नीचे तरह तरह के फंक्शंस, चाहे वो एग्रीगेट फंक्शंस हो गए, एनालिटिकल फंक्शंस हो गए, कैरेक्टर फंक्शंस हो गए, ऐसे कौन कौन से फंक्शन है, किसको कैसे यूज करोगे, फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे यूज करोगे, सेट ऑपरेशन, जॉइंस, ये सब तो है ही है फंडामेंटल। शायद ही फर्क पड़ता हो कि आपके आंसर कितना अच्छा है, बट ये है कि आपकी जो एसक्यूएल क्वेरी होंगे ना, वो अगर बहुत अच्छे हो गए तो वो जो कटिंग एज बन जाता है कि बोले ये बंदा चाहिए मेरे को, इंटरव्यूअर के मन में आ जाता है ना कि ये बंदा चाहिए भाई, इसका टेक्निकल अच्छा, थ्योरी हम सिखा देंगे। कॉग्निजेंट के साथ दिन ने दिया था, कॉग्निजेंट के साथ बाद L&T, फिर टेक महिंद्रा, फिर उसके बाद इन्फोसिस तक आ गए। 15 ऑफर, मतलब अलग ही सब कुछ बदल गया एकदम से ना। सपोर्ट इंजीनियर थे, फिर एकदम से टेस्टिंग में आ गए और वहां पे मेहनत की। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज का जो गाइस वीडियो है ना, बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत मोटिवेट करेगा आपको। आज जो गेस्ट है मेरे साथ वो है कृष्णा, जो एक टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर थे। माइंड चेंज किया कि मुझे अब टेस्टिंग में जाना है। 4 साल एक कंपनी में रहे, सपोर्ट करते रहे। अब टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर प्रोफाइल क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा, अभी इनसे बात करेंगे। इनका पैकेज 4 लाख का था, 4 साल बाद 7 लाख के आसपास पहुंच गए। टेस्टिंग में करियर बनाने का सोचा, बहुत मेहनत करी, 6 महीने तक अपने आप को रोका, तैयारी करी, 15 ऑफ़र लिए, 70 से 80 जगह इंटरव्यू दिया और उसके बाद 15 ऑफ़र लिए, अच्छी सर्विस बेस्ड कंपनी से लिए और आज जो इनका पैकेज है वो 35 के आसपास है। बहुत बड़ी बात है ये। आप बहुत कुछ सीखोगे आज के सेशन से, बहुत कुछ। मेरा अभी जस्ट सेशन वाइंड अप हुआ है, मैं इंट्रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बिलीव मी गाइस, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ इनसे एंड आई विश आप भी होगे। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखना, स्किप मत करना, लर्निंग बहुत है। पूरा इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस, रिजेक्शन, एवरीथिंग बहुत अच्छे से मैंने ये सेशन प्लान किया है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट बहुत करना, मुझे चाहिए आप क्या सोचते हो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। एंड लाइक एम रखा है 6000 का, आप कर देना इसे। ऐसे और इंटरेस्टिंग मैं पॉडकास्ट शूट करता रहूँगा। चलिए बात करते हैं कृष्णा से, जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसे, उनकी जर्नी रही टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की ओर। आइए बात। कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और गाइज आज आप बहुत कुछ सीखोगे, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सेशन में आज। तो कृष्णा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं जानना चाहता हूँ, मैं खुद जानना चाहता हूँ कि कैसे आप टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आए, कितना चैलेंजिंग था, कैसे आपने प्रिपेयर किया, वो सब बातें आज हम डिस्कस करेंगे आपसे। सो ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट फर्स्ट विद योर स्मॉल इंट्रोडक्शन और विद योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। ओके, सो इंट्रोडक्शन तो स्मॉल ही है अपना। क्या कहते हैं, कुछ नहीं, मैं नॉर्मल से बहुत बेसिक, बहुत लो कॉलेज से पढ़ा और पूरे ब्रांच और पूरे 4 इयर्स को मिला दो तो कुल मिला के 100 से कम बच्चे होंगे, इतने बच्चे थे बस। और मेरे कंप्यूटर साइंस के ब्रांच में तो टोटल मिला के 6 या 7 बच्चे थे, उससे ज़्यादा बच्चे थे नहीं। और फिर कैसे तो आउट ऑफ कैंपस, आई मीन कैंपस सिलेक्शन तो था नहीं, उसके बाद फिर हमने कैसे भी ऑफ कैंपस बहुत ट्राई किया, कोशिश किया, फिर उसके बाद हो गया। फिर हुआ तो टेक्निकल सपोर्ट हुआ। वैसे कहाँ से वैसे कहाँ से हैं आप, वैसे लोकेशन? हाँ, मैं बैंगलोर से हूँ। वैसे हूँ मैं उड़ीसा से, बट यहाँ बैंगलोर में कई साल हो गए। पापा आर्मी में थे तो यहाँ बैंगलोर में पोस्टेड थे। तो फिर कॉलेज में प्लेसमेंट था नहीं, तो फिर कैसे वो अपॉर्चुनिटी आई? लाइक फर्स्ट जॉब आपका कैसे आपको मिला और क्या डेजिग्नेशन था? तो ऐसा है कि मैंने जितने भी जॉब पोर्टल थे, बहुत सारे जॉब पोर्टल थे, चाहे वो आई मीन जो बेसिक ले लो, नौकरी हो गया, fresherworld.com का नाम लेना चाहूँगा, जिससे मुझे एक्चुअली ऑफर, मतलब जिससे कॉल आया, ऑफर लेटर आया 4 लाख का, 4 लाख का पैकेज था। मतलब जो भी एड सब करके सब 4 लाख का था।
फिर उसके बाद मतलब लिखा तो ऑफर लेटर में लिखा तो था प्रोग्रामर करके, एसोसिएट प्रोग्रामर, बट उधर जाने के बाद सपोर्ट में आए, बट वो जो भी था वैसे टेक्निकल सपोर्ट में आए, मतलब लिटरली। ओके सो मतलब आप ये कह रहे हो डेजिग्नेशन कुछ था बट आपको टेक्निकल सपोर्ट में डाल दिया। करेक्ट, यस। ओके ओके। कौन सी कंपनी थी कृष्णा ये जिसमें आपका स्टार्टिंग जो फर्स्ट जॉब लगा? हाँ, तो फर्स्ट जॉब लगा, जो कंपनी का नाम है आईट्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो यूएस की लिस्टेड कंपनी है, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो मतलब इलेक्ट्रिक वाटर, इलेक्ट्रिक मीटर्स, वाटर मीटर, गैस मीटर, ये सब बनाती है। हार्डवेयर से स्टार्ट हुई थी, फिर सॉफ्टवेयर में आ गई, बट बहुत बड़ी कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है। बढ़िया। तो कितना टाइम बिताया आपने यहाँ पे और क्या डेजिग्नेशन थी आपकी? प्रोग्रामर? हाँ, एसोसिएट प्रोग्रामर डेजिग्नेशन थी ऑफर लेटर के हिसाब से। इवन अब तब तो स्काइप चलता था, तो स्काइप में भी प्रोग्रामर लिखा आता था, बट वैसे फिर मैं इनिशियली तो ट्रेनिंग के टाइम में तो डे शिफ्ट रहा, बट फिर जैसे काम स्टार्ट हुआ, फिर नाइट शिफ्ट स्टार्ट हो गई। फिर जब एक्चुअल काम पता चला तो टेक्निकल सपोर्ट का काम था, मतलब लिटरली मैं बोलूँ तो थैंक यू फॉर कॉलिंग ऐसे करके, फिर उनका ट्रबल शूट करना। L2 सपोर्ट, एक्चुअली 3 तरीके के सपोर्ट होते हैं, L1, L2, L3। तो L3 में तो फिर भी आप कोड भी देखते हो, क्लाइंट से बात भी करते हो। L2 में आप कोड नहीं देखते, खाली क्लाइंट को मैनेज कर रहे हो। और L1 तो और ज़्यादा कॉल ओरिएंटेड रहता है। तो इसमें आपका ज़्यादा कॉल वाला पार्ट था। हाँ, 6 महीने से 8 महीने बस मैंने कॉल उठाए हैं। दिन के ज़्यादा कॉल नहीं होते थे, 5-6 कॉल होते थे, बट कोई कॉल आधा घंटे 40 मिनट इतने चले जाते थे। तो आपने कितना टाइम काम किया इस कंपनी में फिर? इस कंपनी में मैंने टोटल 4 साल बिताए, 2017 से लेके 4 साल। अच्छा, 2021। तो भाई 4 साल मतलब आपने निकाल दिए, मतलब इस सपोर्ट ही था या कुछ बीच में डेवलपमेंट मिला आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला, बट मतलब होप बट मिला कि टेस्टिंग या सपोर्ट में डाल देंगे मैनेजर से, बट डाला नहीं उन लोगों ने। मैंने रिक्वेस्ट किया था, तो उन लोगों ने बात किया और थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया, तो फिर मैं और थोड़ा दिन रुका। फिर बट ऐसा भी था कि ये टेक्निकल सपोर्ट ऐसा था कि प्रोडक्ट थी कंपनी की, तो प्रोडक्ट में उनका डेटाबेस है और फ्रंट एंड है, तो फ्रंट एंड में थोड़ा सपोर्ट हो रहा है, तो डेटाबेस में भी कभी कभी सपोर्ट आ जा रहा है। तो उस तरफ से हम डेटाबेस भी देखते थे, फ्रंट एंड भी देखते थे। समझ गया, एक्सपोजर था एक सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। वो मैं समझ गया। मैंने बहुत बार बात भी करी है सपोर्ट और डेवलपमेंट के ऊपर। तो अब मुझे ये बताओ, अभी आपको कॉलेज स्टूडेंट भी देख रहे हैं, कईयों को नहीं पता कि ये टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर प्रोफाइल और आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? तो विथ माई अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू से, जैसे कि मतलब क्या कहते हैं, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर ऐसे तो कई तरह के होते हैं, जो क्या कहते हैं किसी प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहे हो, या कोई बस सर्विस लेवल के सपोर्ट कर रहे हो, जैसे कि किसी ने जैसे अमेजोन पे सर्विस लिया, हमारा प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, उस तरह के सपोर्ट होते हैं। उसको भी कोई टेक्निकल सपोर्ट ले लेते हैं, क्योंकि इंजीनियर को हायर कर रहे हैं तो टेक्निकल सपोर्ट बोल लेते हैं वो लोग। तो फिर आ जाता है जो आप टेक्निकली कुछ काम करते हो, और कुछ एक आईटी सपोर्ट भी होते हैं जो टेक्निकल सपोर्ट कहा जाता है। जैसे कि मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा और आपने आईटी को पिंग कर दिया या कॉल कर दिया, तो वो लोग फिर बोलते हैं कि हाँ ऐसे करो, यहाँ जाइए। फिर मेरा प्रिंटर काम नहीं कर रहा, ऐसे नहीं हो रहा, तो वो भी एक तरह का टेक्निकल सपोर्ट आ जाता है। और एक तरह का होता है कि कंपनी के पास प्रोडक्ट है, चाहे वो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर, कुछ भी हो सकती है, तो उसके हिसाब से, उस प्रोडक्ट के हिसाब से आप जानते हो, उसके बारे में टेक्निकली पढ़ते हो कि वो प्रोडक्ट कैसे काम कर रही है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर सपोर्ट करते हो। तो एक तरह से मैं बोलूँ ना, पॉजिटिवली बोलूँ कि टेक्निकल सपोर्ट कैसा है, तो डेवलपर को पता है कि वो किस मॉड्यूल में काम किया। समझ लो बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर है, तो इसको डेवलपर को पता है कि उसने जिस मॉड्यूल में काम किया उसके बारे में पता है, और जो टेस्ट इंजीनियर को होता है जिसने उस पार्ट को टेस्ट किया उसको उसके बारे में पता है। बट जो सपोर्ट इंजीनियर होता है उसको एंड टू एंड जानता है, कैसे काम कर रही है प्रोडक्ट, कहाँ से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, वो पूरा पता रहता है। तो ऐसे ओवरऑल बहुत ज्यादा नॉलेज मिल जाती है एक सपोर्ट इंजीनियर को। दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग, पॉजिटिवली देखा जाए तो। बट ऐसा है कि वो बहुत कोड टेक्निकली काम नहीं करते, कोड को देख रहे हो या उसको डिबग कर रहे हो या टेस्ट कर रहे हो, उस तरह का काम नहीं करते। तो उस तरह से थोड़ा हटके हो जाता है एक टेक्निकल बंदा जो टेक्निकल काम करना हो और वो टेक्निकल सपोर्ट में आ जाए। तो कहीं ना कहीं क्लाइंट फेसिंग, नहीं बिल्कुल सही बताया आपने, क्लाइंट फेस ज़्यादा रहता है। फंक्शनली आपको सिस्टम पता होता है कि वो कैसे चल रहा है, कितनी जॉब्स लिखी हुई हैं, कहाँ से डेटा आ रहा है, कहाँ तक जाएगा, कौन से डाउन स्ट्रीम सिस्टम्स हैं जहाँ पे डेटा जाता है, वो पूरा के पूरा फ्लो आपको पता होता है। और वही कहीं ना कहीं आप मेल पे बिजनेस को समझा रहे होते हो। उसके लिए टिकट्स आती हैं, P1 आ रही है, P2 आ रही है, P3 आ रही है, वर्क ऑर्डर होता है, प्रॉब्लम टिकट्स होती है, ऐसा कुछ पूरा सपोर्ट प्रोफाइल का रहता है। एंड कितना आपने 4 साल वो उस कंपनी में बिताया, तो 4 लाख पैकेज आपका लगा था, तो फिर 4 साल बाद कहाँ तक पहुँचे 4 लाख से?
4 लाख से ऐसा है कि हर साल कैसे करीब लगभग 13, 14, 15, किसी साल अच्छा था तो 20, 25 तक मिल गया था। तो उस हिसाब से कुल मिला जोड़ के 7, 7.5 तक मेरा पैकेज पहुंच गया था। और सिंस नाइट शिफ्ट करा तो नाइट शिफ्ट अलाउंस मिलता था, उस सब को जोड़ लोगे तो 7.5, 8 तक पहुंच जाएगा पैकेज। वैसे ऑन कॉल सपोर्ट भी था आपके पास? ऑन कॉल सपोर्ट कुछ कुछ टीम के पास थी। ऐसा था कि अच्छा। यूएस के बंदे बहुत टेक्निकल हैं और बहुत टाइम से प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उनको ही ऑन कॉल सपोर्ट सैटरडे संडेज मिल जाता था। हमको वैसे दिया नहीं था, बट जिस तरह से जा रहा था मैं और जैसे सीनियर होते जा रहा था तो मेरे को लग रहा था डालेंगे करके। अच्छा। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मैं जब सपोर्ट पे सीखा तो ये है ना कि किस तरह हम क्लाइंट से बात करते हैं, किस तरह जो सर्विस ओरिएंटेशन रहना चाहिए, जो माइंडसेट रहना चाहिए वाइल सर्विंग अ कस्टमर, वो मैं फोन पे भी सीखा। एंड हाउ टू सम कस्टमर्स विल बी वेरी नेगेटिव एंड वेरी बहुत एडमेंट होंगे, और कोई कोई तो बहुत उम्र वाले होंगे तो वो तो बिल्कुल सुनेंगे ही नहीं कुछ बात। आप कुछ भी बोल लो, किसी कितना भी पोलाइट होके बोल लो, वो लोग समझने नहीं वाले। तो वो सिचुएशन हैंडलिंग और जो कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, और फिर जब मैं ईमेल में सपोर्ट करने लग गया तो द वे आई राइट ईमेल्स, कंपोज द ईमेल, द सैंडविच मेथड, बहुत सारे मेथड सीखे। तो वो चीज है प्लस पॉइंट जो मैं कहूंगा कि अभी भी मेरे काम आ रहा है, जस्ट बिकॉज आई वॉज इन सपोर्ट। सो दैट इज अ वन गुड एडवांटेज कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक डेवलपर को सपोर्ट भी करना चाहिए, डेवलपमेंट भी करनी चाहिए, बिकॉज सपोर्ट अपने आप में बहुत अच्छी प्रोफाइल है। ऑन साइट की जहाँ तक बात आती है, ज़्यादातर सपोर्ट के लोग ही जा रहे होते हैं। डिलीवरी से भी लोग जाते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से भी लोग जाते हैं, बट ऑन साइट अपॉर्चुनिटी ज़्यादातर आपको सर्विस बेस में देखने को मिलती है, क्योंकि सपोर्ट चल रहा है, मेंटेनेंस चल रही है। यहाँ से कोई बंदा जाएगा ऑन साइट, बिजनेस के साथ बैठेगा, काम लेके आएगा, वो इंडिया में समझाएगा, तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। एंड नो डाउट आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हैं, कन्विंस पावर बहुत इंप्रूव होती है, किसी को कन्विंस करना हो वो आ जाता है आपको। ग्रेट यार, ग्रेट, बहुत अच्छा। तो आप जैसे फिर टिकट्स वगैरह आती होंगी, जैसे अगर मैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ, टिकट्स आते थे, उनको आप देखते थे और उस पर काम करते थे? हाँ, ऐसे होता है। अच्छा, तो जैसे टिकट वहाँ कस्टमर रेज करेगा टिकट, तो यहाँ इंडिया के लिए अलग क्यू था, यूएस के अलग क्यू था, तो अलग अलग टाइम जोन के हिसाब से क्यू में आ जाएंगे। फिर वहाँ से भी कोई एल्गोरिदम लिखे हुए थे, या फिर राउंड रॉबिन मेथड में अलॉट हो जाएंगे, या फिर कभी कभी अगर कुछ टिकट सर्विस नाउ जैसे एक टूल है, रेमेडी है, असिस्ट है, ऐसे कुछ मॉनिटरिंग टूल होते हैं। सेल्सफोर्स जो है उसमें काम कर रहे थे हम मोस्टली। ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये यार कि आपने 4 साल एक कंपनी में बिताए और सपोर्ट प्रोफाइल के साथ ही बिताए, तो आपको मतलब वाई आपने 4 साल क्यों बिताए? मन में नहीं आया ऐसे यार कि आई नो बीच में कोविड भी आया एंड तब भी आप उस कंपनी में रिटेन रहे, बहुत अच्छी बात है ये। तो कैसे वो रहा, 4 साल कैसे लग गए ये सोचने में कि मुझे यहाँ से निकलना है अब? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ये है कि अब ऐसा है कि मैं कहीं ना कहीं आप एंजॉय भी कर रहे थे उस चीज़ को। जितना मैं आपसे बात करके अभी मुझे आपसे वाइब्स आ रही है ना, ठीक है जो भी था, बट आप जैसे खुद ही बोल रहे हो, आप ईमेल लिखने में आप लाइक ग्रूमिंग हुई, क्लाइंट से बात करने में जो कॉन्फिडेंस आया, वो सब चीज़ें आपको एक टाइम पे अच्छी भी लगने लग गई थी 2 साल के बाद या फिर 2.5 साल के बाद। बट प्लीज़ मैं आपका पॉइंट जानना चाहूँगा कि आप क्या कहते हो इसमें। तो ऐसा है कि मतलब वहाँ एक तो नाइट शिफ्ट थी जो कि हेल्दी नहीं होता, और मैं मॉर्निंग आया हूँ जो मैं 4-5 बजे जल्दी उठ जाता, बहुत जल्दी उठ जाता हूँ मैं। और कॉलेज टाइम में मैं बहुत जल्दी उठता था, 4 बजे उठ जाता था मैं, इवन स्कूल टाइम से। और सिंस माई फादर वॉज इन आर्मी, तो वो एक आर्मी का डिसिप्लिन फीलिंग रहती है, तो उस हिसाब से तो मैं बहुत जल्दी उठ जाता था। और यहाँ पे सडनली मैं 2 बजे सो रहा हूँ या 3 बजे सो रहा हूँ, ये एक पूरा ही मतलब लाइफ साइकिल का एक डिसबैलेंस हो गया था। तो ये तो हो गया था, और मैं इस बात के बारे में क्रिप तो कर रहा था, मतलब रोता रहता था हर बात में, यार ये क्या है, जिंदगी होगी झंड होगी एकदम। बट फिर क्या हुआ, द बेस्ट पार्ट वाज कि मैं उस ककून में, उस साइकिल में फंस चुका हूँ, बट उधर से बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हाँ, बट और कोई गाइड भी नहीं कर पा रहा, कोई गाइड करने के लिए था भी नहीं कि बोले कि हाँ यार ये कर लो, ये पढ़ लो, या ये सीख लो, इधर ट्राई कर लो, हो जाएगा। हाँ ये पता है कि हाँ नौकरी पोर्टल में बना दो, या फिर प्रोफाइल बना दो, या रेज्यूमे अपडेट कर दो, ये सब पता है बेसिक चीज, बट किस चीज में पढ़ाई करो। अब हो टेक्निकल सपोर्ट से काम कर रहे हो, किस चीज में जाए, मैनुअल टेस्टिंग है, ऑटोमेटिक टेस्टिंग है, इतनी तरह तरह की टेस्टिंग है, तरह तरह के डेवलपमेंट ने, इतने सारे प्रोग्राम है, करे तो क्या करे समझ में नहीं आ रहा। तो ये फंस गए थे। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, फिर वो टाइम लग जाते हैं। नहीं मैं समझ रहा हूँ, मुझे लग गया यार कंपनी चेंज करने में 4.5 साल बाद। मतलब मैं रुक जाता, मुझे रिटेन किया, दोबारा जा रहा था, मुझे बाहर का ऑफर था जाने का,
Okay. बट मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे जाना चाहिए। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग यार। ये तो आपका एक्सपीरियंस रहा टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर प्रोफाइल का। टेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, फिर चाहे मैनुअल टेस्टिंग हो, ऑटोमेशन टेस्टिंग हो, क्यूए प्रोफाइल हो, तो अगर आपको अपना करियर शुरू करना है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से, राइट, क्योंकि डिमांड गाइस बहुत है, फ्यूचर बहुत है, विदाउट टेस्टिंग प्रोडक्ट आपका लाइफ जा ही नहीं सकता। तो आईटी कंपनीज़ के अंदर बहुत हायरिंग है टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए। आज के टाइम में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, फिर चाहे माइक्रो सर्विसेज टेस्टिंग हो, एपीआई टेस्टिंग हो, परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो, सेलेनियम जैसे ऑटोमेशन टाइप टूल्स हो, उनका सीखना बहुत ज़रूरी है एक टेस्टर के लिए। तो क्रायोस.डू गाइस एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक कोर्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक कोर्स मिलेगा, मास्टर प्रोग्राम इन क्यूए ऑटोमेशन, जो आप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे सब कुछ स्टार्टिंग से कराया जाएगा और कंप्लीट प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है। आपको जो ट्रेनिंग मिलेंगे वो पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड रहेगा। तो 9 मंथ का फुली कोर्स है, 1 वीक का फ्री ट्रायल है और आपको ट्रायल के बाद एश्योर्ड आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। और जो एवरेज पैकेज है, जो गारंटी पैकेज जो बोलते हैं, 5 लाख से 20 लाख तक आपको ऑफर हो सकता है आपके स्किल्स के हिसाब से, बट ये एक बार है 5 से 20 लाख का। और बाकी मिनी प्रोजेक्ट्स रहेंगे, 3 प्रोजेक्ट तो प्रोफेशनल प्रोजेक्ट आपके होने वाले हैं जो आपके रिज्यूमे में ऐड होंगे, आपकी गिटहब प्रोफाइल में ऐड होंगे, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा इंटरव्यू के टाइम पे। तो फिर आपको आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, फिर आप मुझे पार्टी दोगे, है ना? दोगे नहीं दोगे? सो ये इनके एलुमनाइज हैं। बाकी मैंने लिंक दे रखा है, ये देखिए, ये है इनके रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स जो आपको करने को मिलेंगे और एज अ टेस्टर जो आपकी प्रोफाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। बाकी मैंने इनका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो। तो मैं तो आपको ये कहूँगा, एक हफ्ते की डेमो क्लास ले लो, अंडरस्टैंडिंग ले लो, समझ लो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए प्रोफाइल इंटरेस्टिंग हो सकती है, अगर आप स्टार्टिंग अभी सोच रहे हो, थोड़े कन्फ्यूज़ हो और यू आर ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल, तो आप ये कोर्स बाय कर सकते हो। बाकी मैंने रेस्ट डिटेल सारी दे रखी हैं, आप कूपन कोड भी दे रखा है जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाए। ये टेस्टिंग की कहानी कैसे आई? व्हेन एंड हाउ यू डिसाइडेड दैट यू शुड गो फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? आप डेवऑप्स में जा सकते थे, आप कहीं और भी जा सकते थे, बट व्हाई ओनली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ही क्यों भाई? ये बात एकदम मैं सच बोलूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर किया। मैं पाइथन सीखने का ट्राई किया। मैंने बोला कि चलो ठीक है, डेटा साइंटिस्ट बनते हैं, कोर्स जाते हैं। मैंने खुद कोर्स इंक्वायरी भी की सुलेखा में जा करके, और जो भी जितने भी पोर्टल मिल जाएंगे सब जगह जाके मैंने इंक्वायरी की, कॉल किए, बहुत लोगों से बात किए, कोटेशन लिए, और मतलब क्या नहीं, सब कुछ किया। फिर 2-3 मेरे दोस्त थे, और इवन जैसे कि अंकल जैसे होंगे वो भी थे, उनका नाम ही लेना चाहूँगा, अजय कृष्णा करके है, और वो करीब 35 साल के हैं और उनकी शादी भी हो चुकी है। और कोविड टाइम में उनका, वो मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, उनका जॉब चला गया और उनने जाके ये कोर्स किया। जिस इंस्टीट्यूट में किया उस इंस्टीट्यूट में उनने किया, मतलब उनके दोस्त ने बताया था। और उनके ये करने के बाद 3 महीने 4 महीने में उनकी जॉब लग गई। हाँ, जॉब लग गई और काम करना स्टार्ट हो गया, और डायरेक्ट 6-7 लाख का पैकेज था। मैं जो करंट अर्न कर रहा हूँ उनका डायरेक्ट वो पैकेज हो गया। तो फिर मेरे दिमाग में ट्रिगर हुआ, यार चलो यार टेस्टिंग की कोर्स है, चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, 15,000 है, चलो ट्राई कर लेते हैं, क्या जा रहा है। ऐसे भी मैं कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहा हूँ, चलो ट्राई कर लेते हैं, ऐसा सोचा। फिर तुक्के में गए और ज्वाइन किया, स्टार्ट कर दिया। फिर एसक्यूएल चल रहा था, एसक्यूएल समझ में आ रहा था। फिर करते गए फिर ऐसे हुआ। फिर वहां से वो जो फैकल्टी था ना, उनने बहुत अच्छा गाइड किया। उनने कैसे रेज्यूम बनाते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन है, और टेक्निकल वाइज तो बहुत सिखाया। एसक्यूएल में कैसे काम करना, डेटा वेयरहाउस कॉन्सेप्ट्स, ये सब कुछ बहुत अच्छे से सिखाया उनने। उस गाइडेंस से मैं बोलूँगा 100% में से 80% तो उनका श्रेय मैं जताना चाहूँगा कि हाँ, उनने राइट डायरेक्शन बहुत जरूरी है जो आपको उस टाइम पे मिली। बहुत सही। ओके। उसके बाद फिर यहाँ जब जैसे ही कोर्स खत्म हुआ, इंटरव्यू देना स्टार्ट हुआ, फिर बैक टू बैक ऑफर लेटर आने लग गए, बैक टू बैक इंटरव्यू होने लगे। मैं आता हूँ अभी, उस पे आते हैं। आ रहे हैं उस पे। मैंने बहुत आपका सेशन को ना एकदम लाइंड अप कर रखा पॉइंट्स फॉर्म में, ताकि एक सही तरीके से पाथ हम फॉलो करें। मैं जानना चाहता हूँ गाइस, ऑफर्स तो इनके पास अभी आप देखना यार, अभी आप कहोगे भाई कमाल हो गया, 4 लाख का पैकेज में लगे, 7 लाख का पैकेज इनका हो गया था 4 साल बाद, राइट कृष्णा? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, 7-7.5 हो गया था। अब उसके बाद 12 से 15 ऑफर अभी टेस्टिंग के बाद इन्होंने लिए हैं। आप कहते हो टेस्टिंग में कोई स्कोप नहीं है, मैं जान के टेस्टर्स लेके आ रहा हूँ चैनल पे, पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ताकि टेस्टिंग प्रोफाइल को हल्के में ना ले हम। ओके। सो कृष्णा, ठीक है, अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का स्कोप बहुत वाइड हो गया है। हर कंपनी में टेस्टर होते हैं, टेस्टर नहीं होंगे तो टेस्टिंग कैसे होगी एप्लीकेशन की? तो माइक्रो सर्विसेज टेस्टिंग है ना, डेटा वेयरहाउस टेस्टिंग। अब आप स्पेशली, अभी अगर मैं आपकी बात करूं तो आपकी करंट डेजिग्नेशन क्या है अभी करंट कंपनी में?
अभी करंट डेजिग्नेशन है, कह सकते हैं लीड जैसा हूँ मैं। वैसे अच्छा। तो सीनियर टेस्ट इंजीनियर बोलते हैं, बट लीड का काम कर रहा हूँ। है लीड, मतलब प्रोजेक्ट में लीड तो हूँ। बट स्पेसिफिक टेस्टिंग के अंदर अगर हम जाते हैं तो आप ETL और डेटा वेयर हाउस टेस्टिंग में हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, राइट? ETL सो data हाउ डिड यू warehouse, big प्रिपेयर data। फॉर, हाँ जी, बिग डेटा। तो ये ETL और डेटा वेयर हाउस, इसमें कैसे, चलो ठीक है, वो तो आप जैसे आपने बताया आपको गाइडेंस अच्छी मिली और आपने कंप्लीट किया कोर्स। तो ETL और डेटा वेयर हाउस टेस्टिंग में क्या होता है, ये क्या चीज़ है, अगर आप कैसे समझाएंगे इसको? ओके, सो ETL डेटा वेयर हाउस, जैसे कि समझ लो आप, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, डी मार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो डी मार्ट एक कंपनी है, रिटेल कंपनी है। तो उसके बहुत सारे रिटेल चेन है, बहुत सारे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह पे आप जाके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो और उनका बिलिंग सही तरह से हो, या फिर स्टॉक टेकिंग जैसा हो गया। समझ लो बहुत सारे इन्वेंट्री आ रहे हैं, इन्वेंट्री के बहुत सारे आइटम्स आ रहे हैं, और हम ना उनके इन्वेंट्री में बहुत सारे आइटम पड़े हैं, चाहे लिक्विड हो गया, फूड स्टफ हो गया, या फिर ना फैशंस हो गया, या कुछ भी हो गया। बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट हैं। तो इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इन सब को एक डेटाबेस में रखा जाता है। तो ऑब्वियसली हैव टू कीप रिकॉर्ड कि हाँ भाई इतना आइटम आया, 100 लीटर के बॉटल आए हैं, इतनी सारी क्वांटिटी आए हैं, चावल आया एक, मतलब 1000 क्वांटिटी का जब चावल आया। तो इतनी सारी चीजें आप कहाँ रखोगे? डेटाबेस में रखोगे। तो डेटाबेस कितने कितने टाइम के लिए रख लोगे? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, उससे ज्यादा कितना टाइम रखोगे? तो उसने इससे ज्यादा नहीं रख पाओगे। तो इसीलिए इससे एक कॉन्सेप्ट आया जो डेटा वेयर हाउस कॉन्सेप्ट। तो डेटा वेयर क्या होता है? हम बहुत बहुत वॉल्यूम ऑफ डेटा, चाहे 1 साल, 2 साल, 15 साल, 20 साल के डेटा हम डेटा वेयर हाउस में रखते हैं। और मेन काम ये नहीं कि हम डेटा रख रहे हैं बस, बट उससे समझ लो यहाँ पे डी मार्ट में, बैंगलोर में जयनगर है, जेपी नगर है, नो MG रोड है, ये कई जगह में डी मार्ट खुले हुए हैं। बट समझ लो जेपी नगर में क्या है, लोग किनले की बॉटल का पानी ज़्यादा पीते हैं। और मराथली चली जाओ, वहाँ के IT के लोग हैं, वहाँ पे बिस्लेरी का पानी ज़्यादा पीते हैं। तो आपको ये पता कैसे चलेगा? आप ऐसे बैठ तो नहीं सकते ना कि बिस्लेरी कितना बिक रहा है, ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो बट जब हम BI पे आ जाते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस पे आ जाते हैं, तो क्या होता है, जो डेटा वेयर हाउस में जो डेटा है कि मेरे इतने महीने में इतना इतना स्टॉक आया है, या फिर 6 महीने में इतना स्टॉक आया है, और मैंने देखा कि 100 मैंने बॉटल मंगाए बिस्लेरी के, 100 मंगाए किनले के, बट जो बिस्लेरी का बॉटल है 100 में से 90 बिक गए, बट किनले के बस 30 ही बिके हैं। तो इससे मेरे कैलकुलेशन है कि बिस्लेरी बॉटल ज्यादा बिक रहा है। तो अगली बार मैं क्या करूंगा, बिस्लेरी का बॉटल ज्यादा मंगाऊंगा, तो किनले के बॉटल कम मंगाऊंगा। और फिर उसमें बिस्लेरी बॉटल में ये भी देख सकते हैं कि हम 1 लीटर वाला कितना बिक रहा है, 200 ml वाला कितना बिक रहा है। तो उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री मॉडल जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसको डेटा वेयर हाउस कॉन्सेप्ट में मतलब यही है फंडामेंटल, कि कहाँ से डेटाबेस से डेटा वेयर हाउस में जाएगा, फिर डेटा वेयर हाउस से बिजनेस इंटेलिजेंस में हम ये सब रिपोर्ट्स रेडी करेंगे, कंपेयर करेंगे और बिजनेस को बढ़ाएंगे। राइट, ओके। सो कृष्णा, थोड़ा सा और बताओ ETL और डेटा वेयर हाउस टेस्टिंग के बारे में, कोई लाइव यूज केस जहाँ पे आप टेस्टिंग कर रहे हो, ताकि ऑडियंस वाले रिलेट कर पाए। ठीक है। सो अभी तो मैं करेंटली बिग डेटा में काम कर रहा हूँ। तो जैसे सिंपल होता है, जब मैं डेटा वेयर हाउस या ETL टेस्टिंग सिंपल ही है, बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे कि समझ लो क्या कहते हैं, हमारे पास डेटा है। जब आपने कहा आप बिग डेटा पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे टेस्टिंग ही है ना आपका जो मेन? हाँ, बिग डेटा टेस्टिंग। ओके, ओके, ओके। सो इज देयर एनी डिफरेंस बिग डेटा टेस्टिंग और ETL/डेटा वेयर हाउस टेस्टिंग? हाँ, तो डिफरेंस इतना ही है कि जो बिग डेटा होते हैं, ये होते हैं क्या कहते हैं, हडूप आर्किटेक्चर में काम करते हैं। हडूप, हाइव या इम्पाला हो गया, स्पार्क हो गए, तो इसमें काम करते हैं। तो जो हम मोस्टली अगर ETL डेटा वेयर हाउस देखेंगे तो स्ट्रक्चर डेटा पे हो रहा है, बट बिग डेटा जो होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में भी होता है। तो हम कई तरह के फाइल्स भी होते हैं, CSV फाइल हो गया, JSON फाइल हो गया, सेमी स्ट्रक्चर डेटा हो गया, स्ट्रक्चर डेटा हो गया, इन सब का रोल आ जाता है जब हम बिग डेटा टेस्टिंग कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसा है कि इसका यूज केस तो हर बड़ी कंपनी जो भी डेटा के साथ डील कर रही है वो कर रही है। चाहे वो बैंक हो गया, कोई भी बैंक देख लो आप, बड़ी सी बैंक होंगी, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है मेरी कंपनी का, कितने अकाउंट बने, कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, कितने कहाँ हुआ, कितने टोटल ट्रांजैक्शन है, चाहे वो मोबाइल हो, इंटरनेट हो, UPI हो, तो ये सब हो रहा है। और रिटेल स्टोर में हो गया कि मेरे कितने आइटम आए, कितने सेल हुए, कितना मैंने पैसे बनाए, ये सब कैलकुलेशन हो रहे हैं डेटा के थ्रू। इवन आप फेसबुक देखते हैं, आप रील्स देखते हैं, तो आप रील्स पे कितने सेकंड स्पेंड कर रहे हैं कौन से रील पे, उसी हिसाब से आपको एड्स दिखाए जाते हैं। तो कंपनी आपके डेटा यूसेज पे पैसे बना रही है, आपको पता नहीं चल रहा है ऐसा।
हाँ, राइट। तो कृष्णा, इसमें जैसे टेस्टिंग है तो मैनुअल और ऑटोमेशन की जब बात होती है तो आप मैनुअल टेस्टिंग करते हो या ऑटोमेशन, कुछ ऑटोमेशन कोई टूल है उसका यूज कर रहे हो? तो अभी तो कोई ऐसे ऑटोमेशन एज सच नहीं है, बट मैं सीख रहा हूँ पाइथन के साथ, या फिर अदर कोई स्क्रिप्टिंग टूल हो तो थोड़ा बहुत ऑटोमेशन किया है मैंने अपने प्रोजेक्ट में, बट मोस्टली मैनुअली स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिख करके मैं रन कर रहा हूँ और फिर वैलिडेशन कर रहा हूँ। बट ऑटोमेशन भी कर सकते हैं हम, जस्ट मतलब कि टेबल के नाम दे दें, कॉलम के नाम दे दें और वो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में ऑटोमेट करके वैलिडेशन करके बस पास फेल दिखा दे। तो वैसे थोड़ा बहुत किया है और आगे चल के सोच रहा हूँ और भी करूँ। ग्रेट ग्रेट। चलो मैं आ जाता हूँ अब गाइज, अब जो आपको बहुत मोटिवेट करेगा। लाइक अभी इनका पैकेज 4 साल बाद 7 के आसपास था, उसके बाद 15 ऑफर्स इन्होंने लिए। कुछ एग्जाम्पल दो कंपनीज के नाम जिन जिनसे ऑफर था। तो ऐसे तो बहुत सारे कंपनी के नाम हैं। तो स्टार्टिंग हुआ था कॉग्निजेंट के साथ, जिनने दिया था कॉग्निजेंट के साथ, बाद L&T, फिर टेक महिंद्रा, फिर उसके बाद इन्फोसिस, फिर ITC इन्फोटेक, फिर ओके। और फिर कई स्टार्टअप कंपनी हैं जैसे इंसेडो हो गया, फिर रिफ्लेक्शंस हो गया, फिर इम्पेटस हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपनी थे। तो कितना अब इतने ऑफर्स आपके पास आए तो अभी मैक्स कहाँ तक पहुंच गए हो 35 तक, 40 तक? हाँ, ऐसे ही हुआ फिर। तो अभी तो करेंटली 35 के आसपास है मेरा पैकेज। तो बहुत बढ़िया यार। 7 लाख से जंप हुए अब 35 तक आ गए, 15 ऑफर, मतलब अलग ही सब कुछ बदल गया एकदम से ना। सपोर्ट इंजीनियर थे, फिर एकदम से टेस्टिंग में आ गए और वहाँ पे मेहनत करी। अब ये बताओ यार, 15 जगह इंटरव्यू दिया आपने, वैसे तो इससे ज़्यादा दिया होगा, रिजेक्शंस भी हुए होंगे। पहले मैं रिजेक्शन पे जाऊँगा बाद में, पहले ये बताओ, मैं सबका तो नहीं पूछ सकता आपसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस, थोड़ा सा वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। कुछ जेनरिक चीज़ आपने क्या नोटिस करी अपने इंटरव्यू देते टाइम, क्योंकि आपका पहले पुराना एक्सपीरियंस था ही नहीं, टेस्टिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो कैसे आपने क्रैक किए इंटरव्यू, वो बताओ कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, लाइक इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो मैं ऐसा बताऊँ तो जैसे कि मैंने टोटल करीब 80 या 90 इंटरव्यू दिए, इंक्लूडिंग ऑफ 1 2 3 राउंड जितने भी होते हैं कंपनी के। तो ऐसे 80-90 इंटरव्यू अभी दिए, मतलब जो जब ऑफर लेटर आने स्टार्ट हुए। तो और फ्रेश कितना था भाई नोटिस पीरियड? नोटिस पीरियड 90 दिन था नोटिस पीरियड? हाँ, 3 महीने का था नोटिस पीरियड, बट नेगोशिएट कर लिया था मैंने, 2 महीने के अंदर छोड़ दिया उन लोगों ने। तो अच्छा था, मैनेजर सब अच्छे ही थे। तो ऐसा था। और एक्सपीरियंस, ये ऑब्वियसली जैसे कि एक्सपीरियंस था नहीं मुझे, क्या कहते हैं, ईटीएल टेस्टिंग या डेटा वेयरहाउस टेस्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। बट ये है कि क्योंकि मैंने एसक्यूएल में काम कर रखा था, फिर जिस लेवल की प्रैक्टिस की थी, ये है कि मेहनत मैंने बहुत जी तोड़ 6 महीने जो मेहनत किया, मतलब क्या हो गया कि उस टाइम 3rd वेव का लॉकडाउन लगा था। तो वो लॉकडाउन जो था, बहुत मस्त तरह मेहनत की। मतलब मैं अगर नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था तो मैं, अगर 12 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हो रही है तो मैं 12 बजे मतलब सोने ना जा करके मैं 12 बजे एसक्यूएल लेके बैठता था पढ़ने के लिए। तो 1-2 बजे तक करते रहे, और जब तक खुद से अब लैपटॉप के ऊपर गिर ना जाए तब तक मैं करता रहा। फिर सुबह उठते फिर से स्टार्ट किए, और फिर मतलब सुबह उठ के फिर क्लास अटेंड करना है, वो भी है। तो वो फिर सुबह कैसे भी 6 बजे तक तो उठना ही पड़ेगा, चाहे आप 2 बजे या 3 बजे सो, कुछ भी हो, तो 6 बजे तक उठना ही है, क्योंकि 7 साढ़े 7 तक क्लास अटेंड करनी है। तो फिर वो क्लास चले गए, फिर क्लास में वहाँ, और मोटिवेशन एक चीज़ थी कि मैं भले काम कर रहा था, पैसे भी आ रहे थे मेरे पास, बट ये था कि जो क्लास में बच्चे बैठे हैं ना, उनके पास कुछ नहीं है, मतलब उनके पास जॉब नहीं है। उनमें से बहुत से ज़्यादातर लोग के पास जॉब नहीं है, और वो लोग हैं उस इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब क्लास के बाद बैठ के एसक्यूएल प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर कैसे हम प्रेजेंटेशन करेंगे, कैसे क्वेश्चंस के आंसर देंगे, इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे, वो सब वो लोग देख रहे हैं। तो वो देख के जो मोटिवेशन आता था, मेरे को ये लगता था कि हाँ, मैं अभी घर जाकर के मेरे को ऑफिस का काम करना है, और मैं थक गया हूँ, सोया नहीं हूँ, बट वहाँ देख के जो इंस्पिरेशन आती थी अंदर से कि नहीं भाई, मेहनत करनी है, तो मेहनत करनी। फिर मैं उधर रह के 2-3 बजे तक मेहनत करता था, मतलब उधर उनके साथ बैठता था, पढ़ता था, प्रैक्टिस करता था। इवन प्रेजेंटेशन के लिए हमें बोर्ड्स दे रखे थे दीवार में कि आप आओ, एक टॉपिक लो और प्रेजेंटेशन दो अपनी टीम को, जो भी 4-5 के ग्रुप बना रखे थे। तो वो जो प्रैक्टिस थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। और फिर वही चीज़ को मैंने फिर यहाँ डेमोन्स्ट्रेट किया कि हाँ, इंटरव्यू में जैसे मैंने वहाँ पे बोला है, वहाँ पे अपने दोस्तों से बातें करने जैसे हुआ, और यहाँ पे एक इंटरव्यूअर से बात कर रहा हूँ। तो नहीं, बहुत अच्छा आप बता रहे हो। तो एक बात बताओ, फिर जैसे ईटीएल और डेटा वेयरहाउस, तो कुछ बताओगे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? हाँ, तो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, पहले तो इंटरव्यू का सबको पता है कि कैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और फर्स्ट
क्या कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट होना चाहिए। तो उसमें और बेस्ट पार्ट ये मेरे को गाइड किया गया था कि ये मत बताओ यार तुम कहाँ से हो, क्या खाते हो पीते हो, ये सब मत बताओ यार, तुम टेक्निकली किस चीज को जानते हो वो बताओ करके। राइट पहली चीज जब मैंने बताया कि मैं एसक्यूएल मस्त जानता हूँ, ये टूल वो टूल इन्फॉर्मेटिका हो गया, IBM डेटा स्टेज हो गया, टैलेंट हो गया, ये जानता हूँ, फिर ना BI में पावर BI जानता हूँ, ये बताओ पहले, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उस हिसाब जब ये पहले बता देता था पहले 1 या 2 मिनट में, फिर उसी हिसाब से क्वेश्चन स्टार्ट होते। फिर क्वेश्चन होते थे कि ऐसा हो गया कि 20 या 30% ऑफ द क्वेश्चन एसक्यूएल से रिलेटेड रहेंगे, कि पूरा टेक्निकली एसक्यूएल पूछा गया कि ये कैसे लिखोगे, वह कैसे लिखोगे, ये वैलिडेशन कैसे होगा, वैलिडेशन। फिर जैसे ही वो तुमको सीनियर रोल के लिए ले रहे हैं, तो उस हिसाब से वो लोग क्या करते थे कि एक सिनेरियो देते थे और बोलते थे कि ऐसा सिनेरियो है तो इस सिनेरियो में कैसे डील करोगे। और अगर क्योंकि ज़्यादातर टेस्टिंग का पार्ट क्या होता है कि डेवलपमेंट हो गया, फिर टेस्टर के पास आता है और टेस्टिंग के पास कम टाइम बचा रहता है। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने फेस किया था कि अगर आपको क्लाइंट से नेगोशिएट करना पड़े, इफ़ योर टोटल 100 टेस्ट केस हैं, समझ लो 100% टेस्ट कवरेज करना है और आपने 70 तक ही किया और 30% बाकी है, तो उस टाइम पे और डेडलाइन आ चुकी है, रिलीज का डेट तैयार है, रिलीज करना है करके, तो उस टाइम पे कैसे नेगोशिएट करोगे, हाउ विल यू डिफेंड योर सेल्फ। तो वो चीज़ एक बहुत कॉमन चीज़ थी, मतलब ज़्यादातर सिनेरियो में पूछा गया था। और टेक्निकली और फिर बहुत 10 या 15% ही बोलूँगा कि द प्रोसेस ओरिएंटेड, कि कैसे टेस्टिंग प्रोसीजर्स होते हैं, कौन सा मॉडल, अजाइल मॉडल। कोड वगैरह लिखवाया था कहीं, कोडिंग वगैरह कहीं कोड वगैरह लिखवाया आपसे? हाँ, कोड लिखाया गया पूरा, मतलब जैसे मैंने बोला ना एसक्यूएल पे पूछे गए, तो एसक्यूएल पे कोड बहुत सारे हैं, जैसे कि चाहे डुप्लीकेट कैसे चेक। अच्छा, फिर आपका तो फिर प्रोफाइल ही डेटा वेयरहाउस, तो हाँ एसक्यूएल तो रहेगा ही रहेगा। एसक्यूएल तो पक्का है, हाँ। तो चाहे वो ग्रुप बाय क्लॉज हो गया, हैविंग क्लॉज हो गया, इसके ऊपर नीचे तरह तरह के फंक्शंस, चाहे वो एग्रीगेट फंक्शंस हो गए, एनालिटिकल फंक्शंस हो गए, कैरेक्टर फंक्शंस हो गए। तो ऐसे कौन कौन से फंक्शन है, किसको कैसे यूज करोगे, फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे यूज करोगे, सेट ऑपरेशंस, जॉइंस, ये सब तो है ही है फंडामेंटली, ये तो आना ही चाहिए और ये तो पूछ के रहेंगे। और ये एक चीज मैं हर किसी को क्या कहते हैं कहना चाहूंगा, एडवाइस देना चाहूंगा, जैसे कि जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि क्या है डेटा वेयरहाउस, क्या है ETL, क्या है, ये सब हर कोई आंसर कर रहा है और उनको शायद ही फर्क पड़ता हो कि आपके आंसर कितना अच्छा है। बट ये है कि आपकी जो SQL क्वेरी होंगे ना, वो अगर बहुत अच्छे हो गए तो वो जो कटिंग एज बन जाता है कि बोले ये बंदा चाहिए मेरे को, इंटरव्यूअर के मन में आ जाता है ना कि ये बंदा चाहिए भाई, इसका टेक्निकल अच्छा है, थ्योरी हम सिखा देंगे। क्योंकि हर प्रोजेक्ट में उनका प्रोसेस अलग होता है, डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब तो सबको पता ही है। बट बहुत अच्छी बात बोली आपने। ये चीज है ना, टेक्निकली स्ट्रांग है बंदा, अच्छा क्वेरी लिख पा रहा है, तो कुछ हो ना हो, चाहे वहां पे थोड़ा थ्योरी खराब हो जाए, बट सेलेक्ट हो जाता था। तो ये चीज मैंने अपने पूरे कोर्स के पूरे बैच में जो थे बच्चे थे, करीब 90 बच्चे थे मेरे बैच में, तो उसमें मैंने ये देखा कि कुछ हो ना हो मेरा टेक्निकल अच्छा, उनका थ्योरी बड़े बहुत अच्छा हो। मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट उनको बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ कि उनके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे थे। मैं अगर एक वर्ड बोलूंगा या एक सेंटेंस बोलूंगा, वो 4 सेंटेंस बोल सकते हैं, इतना उनका थ्योरी अच्छा था। नहीं, बट ये हैंड्स ऑन अच्छे थे आपके पास, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अच्छा था आपका। हाँ, तो बट ये चीज था कि अगर मेरे को एक क्वेरी पूछा जाए, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाए, तो उस प्रॉब्लम का मैं 3 डिफरेंट वे ऑफ सोल्यूशन दे सकता हूँ। और सेम मतलब चाहे वो सेट ऑपरेटर यूज करके हो, जॉइंट्स यूज करके हो, या कोई और कॉन्सेप्ट यूज करके हो, मैं 3 डिफरेंट क्वेरीज दे सकता हूँ। तो ये चीज प्लस पॉइंट मैंने अपने में फील की थी, जो कि मेरे को इतने सारे ऑफर लेटर दिला पाया। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया बताया, बहुत अच्छे से बताया आपने अपना एक्सपीरियंस। तो नो डाउट फिर 15 ऑफर्स तो आएंगे यार। रिजेक्शन हुआ कहीं आपको? रिजेक्शन तो बहुत हुए, मतलब बहुत बड़े बड़े कंपनी से इतने 80-90 जगह इंटरव्यू दिया है, रिजेक्शन तो यार आपके बट ये है कि सीखा बहुत कुछ होगा रिजेक्शन से ना, बहुत। हाँ, मैं इसलिए ये मैं एक्चुअली ना हर बार इसलिए रिजेक्शन डालता हूँ ताकि लोग मोटिवेट हों। रिजेक्शन होना भी गाइस, सक्सेसफुल होने के लिए रिजेक्शन होना बहुत जरूरी है। आप रिजेक्शन नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा आपको? ये तो सही है एकदम, मतलब ऐसे खाली सक्सेस स्टोरी तो बन नहीं सकती है, उसमें बहुत सारे फेलियर्स होते हैं जो लड़के जाने पड़ते हैं, तभी जाके कोई सक्सेस स्टोरी बनाता है। नहीं तो अगर डायरेक्ट ऐसे ऊपर पहुंच रहे हैं तो फिर तो फेक ही है, ऐसा लगता है पक्का। बिल्कुल। तो यार इतने सारे आपको अपॉर्चुनिटी आई, 15 ऑफर्स, तो ये कहाँ से आ रहे थे? Naukri.com से आ रहे थे, लिंक्डइन से आ रहे थे, वो बताओ थोड़ा। इतने सारे क्योंकि रेफरर था कोई, कैसे मतलब? नहीं, मेरे को तो ज्यादातर नौकरी पोर्टल से आए, जो भी कॉल्स आए हैं, इंटरव्यू कॉल्स आए हैं, और कुछ आए हैं मैं डायरेक्ट जाके कंपनी के पोर्टल में अप्लाई किए, ये आए हैं ज्यादातर। मेरे को मुझे नहीं पता नहीं, सब लोग बोलते हैं लिंक्डइन, बट मुझे वो तो कन्विक्शन नहीं आया। मैंने लिंक्डइन बहुत ट्राई तो किया,
बट लिंक्डइन से मुझे ना तो एक कॉल आया, ना तो इंटरव्यू शेड्यूल हुए, ना तो कभी ऑफर लेटर आया। अब पता नहीं मेरा अप्रोच गलत था या क्या है, बट मुझे ऐसे समझ में नहीं आया। और ये रेफरल जैसे बोलते हैं ना लोग कि यार वो कोई है, ये है, वो है, मैं पर्सनली बोलता हूँ कि मेरे कनेक्शन में ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टर लेवल पे काम कर रहे हैं बड़े बड़े कंपनियों में। मतलब ऐसे मेरे जान पहचान के लोग हैं, बट उनको भी जब मैंने रिक्वेस्ट किया, या शायद उन्हें रेफर किया, नहीं किया, या क्या है मुझे नहीं पता, बट ये तो पक्का है कि उनकी मदद से उस कंपनी में तो ना हो पाया मेरा। अच्छा, तो मैंने पर्सनली मेहनत की, फिर जो से मेरे को गाइड किया गया वो फॉलो किया, तो ऑफर लेटर उस कंपनी से भी आए जिनमें वो लोग काम कर रहे थे। अच्छा, ऐसा था। ओके, तो बेसिकली आपका Naukri.com से आपको ज़्यादा कॉल्स आए, अपॉर्चुनिटी वहाँ से बनी। ओके, बहुत अच्छा यार। गाइस, अगर आप यहाँ तक आ गए हो, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है और आप थोड़े से भी मोटिवेट हुए हो तो लाइक जरूर करना। मैंने लाइक एम रखा है इस पे 6000 का, अगर हो जाते तो ऐसे और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आते रहेंगे। सो कृष्णा, सेशन को वाइंड अप करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ दिस सिंपल एंड क्लीन रोड मैप टू बिकम अ सॉफ्टवेयर टेस्टर? आई नो टेस्टिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग प्रोफाइल हैं, लाइक जैसे कोई मैनुअल टेस्टिंग कर रहा है, कोई ऑटोमेशन कर रहा है। अब जैसे आप डेटा वेयर हाउस में हो, बिग डेटा में हो, तो एक किसी को अगर टेस्टिंग में एंटर करना हो तो क्या एक रोड मैप रहेगा अकॉर्डिंग टू यू? सो जैसे एक सॉफ्टवेयर का एस्पेक्ट होता है, एक बैक एंड होता है, एक फ्रंट एंड होता है। आजकल व्यू पे भी बहुत अच्छे दिए, जैसे UI UX टेस्टिंग होती है, तो वो व्यू पे किस तरह है, किस तरह के कलर हैं, किस तरह के फॉन्ट यूज हैं, तो वो सब में भी बहुत सारे रोल्स आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गए हैं। तो आपको पहले ये ढूंढना होगा कि मेरे को किस साइड में जाना है, और अगर आपको नहीं पता तो मैनुअल टेस्टिंग से ही स्टार्ट कीजिए एज अ स्टार्ट। तो मैनुअल टेस्टिंग से स्टार्ट कीजिए, ढूंढिए, और मैनुअल टेस्टिंग में वेब एप्लीकेशन हो जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशन हो जाएगा, विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन हो जाएगी, iOS बेस्ड एप्लीकेशन, तो बहुत तरह के आ जाएंगे। बट आपको ऐसा है कि हर चीज़ पढ़नी चाहिए, और इंटरनेट पे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, गिग्स फॉर गिग्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत सारी चीज़ हैं। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हो कृष्णा, आपके पास कोई बेस्ट रिसोर्सेज हो जो आपने फॉलो किया, आप मुझे दे देना। आई नो अभी शायद याद ना आ रही हूँ, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है? ठीक है, श्योर। ओके, तो मैं इनसे जो भी गाइज यूजफुल लिंक्स हैं वो मैं ले लूँगा, बट आई बिलीव इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस ने आपको बहुत मोटिवेट किया होगा कि इतना बड़ा जंप और अब इतने अच्छे पैकेज पे है। फाइनल एडवाइस हमारे जो अभी अपकमिंग सॉफ्टवेयर टेस्टर्स फ्यूचर में बनेंगे, उनके लिए क्या आपकी एडवाइस रहेगी टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए? हाँ, तो मेरी ये एडवाइस रहेगी कि आप टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होइए, अगर नहीं है तो बट फाइंड अ वे टू गेट दैट इंटरेस्ट, कि हाँ मेरे को क्या चीज़ इंटरेस्ट कर रहा है। एंड फिर उसके बाद अगर आपको नहीं पता है, फाइंड अ गुड गाइड जो आपको गाइड कर सके, और उस सेक्टर में या उस फील्ड में। तो आप लिंक्डइन से बहुत सारे कनेक्ट कर सकते हो लोगों से जो उस फील्ड में हैं, उनसे बातें कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली सिंस यू नीड हेल्प, आपको सीख करना पड़ेगा, कभी कभी टाइम दें या ना दें, तो आपको हेल्प सीख करना पड़ेगा। फिर आपको और हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, और प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि हाँ इतना मेरे को इस तरह से जाना है। और इंटरव्यू का फेस करने का तरीका, रेज्यूम बनाने का तरीका, ये सब बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बट इम्पॉर्टेंट हैं। तो जैसे आप चलते जाएंगे धीरे धीरे, तो ये सब चीज़ को आप अच्छे से समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी जर्नी। बहुत बढ़िया है कृष्णा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड बहुत कुछ सीखने को मिला आपके एक्सपीरियंस से, एंड आई बिलीव ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। बाकी गाइज मैंने इनका लिंक्डइन हैंडल दे रखा है, इनसे आप कनेक्ट कर सकते हो, कुछ भी अगर आपको डाउट है इनसे बात कर सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और जैसे आपने और वीडियोस में प्यार दिया है, इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देना। लाइक एम रखा है मैंने 6000 का, इसे कर देना। थैंक यू सो मच कृष्णा फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।